तो देखिएगा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। तो जब मेटल्स नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड कंटेन होते हैं। ये हमने शायद अभी 2 दिन के पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। अभी आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं वो हमने आपको बताया था, हालांकि इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ने भी वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें आयनिक कंपाउंड क्यों बोला जा रहा है। आयनिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को बोला जाता है जो आयनों से मिलकर बने होते हैं। दैट मीन्स जो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन से जो कंपाउंड मिलकर बनते हैं तो उनको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाने का, नॉन मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन बनाने का। ठीक है, तो इट मीन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब भी आपस में मिलेंगे तो बनेगा वहां पर आयनिक कंपाउंड। अब पॉजिटिव आयन दैट मीन्स वो मेटल्स होते हैं, नेगेटिव आयंस वो आपके नॉन मेटल्स के होते हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होते हैं। ऑन द अदर एंड व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल्स दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। तो जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग तभी हो सकती है जब दोनों एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हो अपना आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए, और ये होता है सिर्फ नॉन मेटल्स के केस में ही। इसलिए जब भी नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पर कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो वहां बनेगा आयनिक कंपाउंड। ठीक है, उनके बीच में होगा आयनिक बॉन्ड, और जब दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पर बनता है कोवलेंट कंपाउंड और उनके बीच में होगा कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड आपको कोई शायद नया वर्ड लग रहा होगा, ये समझ नहीं आ रहा होगा बॉन्ड होता क्या। हालांकि बॉन्ड के बारे में भी आगे चलकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बता दें बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसी फोर्स जो किसी कंपाउंड में उन एटम्स को, उन आयंस को आपस में जोड़े रखती है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड के बीच में एग्जिस्ट करती है जो दोनों आयंस को आपस में जोड़े रखती है, और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कोवलेंट कंपाउंड में एग्जिस्ट करती है जो दोनों जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको आपस में जोड़े रखने का काम करती है। मेटल्स हाउएवर डू नॉट रिएक्ट विद द अदर मेटल, लेकिन एक मेटल दूसरे मेटल के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता। मेटल नॉन मेटल रिएक्शन कर सकते हैं, दो नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन दो मेटल आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज द मीन बाय केमिकल बॉन्ड। पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड का क्या मीनिंग है। तो when atoms of the elements combine to form molecules, a force of attraction is developed between the atoms which holds them together. तो जब भी एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एटम्स के बीच में बन जाता है जो उनको आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था क्लास 9th में कि एटम और एटम आपस में मिलकर जो है वो आपके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये आपने पढ़ा था क्लास 9th में, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है जब एक ही एलिमेंट के दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उन्हें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोला जाता है। जैसे H2, Cl2, O2 ये सब आपके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हैं। और जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और वो कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोला जाता है। चाहे वो CO2 हो, H2 हो, HCl हो, ये सब आपके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। तो वो यही बता रहे हैं कि जब भी दो एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एक अट्रैक्शन फोर्स उन एटम्स को मॉलिक्यूल में जोड़े रखती है, तो उसी फोर्स को यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। तो इसलिए द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स और आयंस इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। तो ऐसी फोर्स जो एटम्स को जोड़े रखती है या आयंस को जोड़े रखती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको केमिकल बॉन्ड बोला जाता है, या इसको सिर्फ हम बॉन्ड भी बोल सकते हैं। So in order to understand the formation of a chemical bond between the atoms of a metal and non-metal, or between the atoms of the two non-metals, it is necessary to know the reason for the unreactive nature of the noble gases. तो इससे पहले कि हम समझे कि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनता है, या दो नॉन मेटल के बीच में किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनता है, तो पहले हमें यहाँ पर समझना होगा नोबल गैसेस के अनरिएक्टिव नेचर को, कि नोबल गैसेस क्या होते हैं और उनका अनरिएक्टिव नेचर क्या होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज नोट दैट द नोबल गैसेस आर आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं बिकॉज दे आर केमिकली वेरी इनर्ट और अनरिएक्टिव, क्योंकि जो केमिकली वो बहुत ज़्यादा इनर्ट या अनरिएक्टिव होती है। तो जब भी हमें अगर समझना हो कि मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं, उनके बीच में किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनता है, या दो नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और उनके बीच में कैसे केमिकल बॉन्ड बनता है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा नोबल गैसेस के इनर्ट नेचर के बारे में, कि नोबल गैसेस का इनर्ट नेचर या केमिकल अनरिएक्टिव नेचर क्यों होता है, तो उसका रीजन क्या है। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस।
तो नोबल गैसेस का इनर्टनेस का क्या रीजन है? तो देयर आर सम एलिमेंट्स इन अ ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। तो बता रहे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि दूसरे एलिमेंटों के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी कंबाइन नहीं करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे एलिमेंटों के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। और ये कौन कौन से एलिमेंट है? ये एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। They are known as noble gases or the inert gases because they are unreactive and do not react with other elements to form compound। तो ये इनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहा जाता है क्योंकि अनरिएक्टिव होती हैं और दूसरे एलिमेंटों के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं और कंपाउंड नहीं फॉर्म करती हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला ग्रुप 18 में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरे एलिमेंटों के साथ में कंबाइन नहीं करते हैं, उन एलिमेंट्स को नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोला जाता है और उनके नाम आपको बताए गए हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, इन्हीं एलिमेंट को नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस कहा जाता है क्योंकि केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं और दूसरे एलिमेंटों के साथ कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। इन अदर वर्ड्स इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। हम ये भी कह सकते हैं जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जो नोबल गैसेस होती हैं, वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती। जब वो रिएक्शन ही नहीं करती तो केमिकल बॉन्ड भी वो नहीं बनाती हैं। तो वी नाउ नो दैट ओनली द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम के जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी था क्योंकि आयन की फॉर्मेशन करना मैंने आपको क्लास 9 में बताया था और आपको बताया गया था किसी भी एटम के आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इसकी वैलेंसी को डिसाइड करता है और वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब सिंस द नोबल गैसेस, अब क्योंकि जो नोबल गैसेज है वो केमिकली अनरिएक्टिव है तो वी मस्ट कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन देयर एटम्स आर वेरी स्टेबल। तो इसका मतलब हमें ये कंक्लूड यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे से कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो इनका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होगा इनके एटम्स में वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, विच डू नॉट अलाउ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो अपने आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने नहीं देता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई एटम केमिकल रिएक्शन करता है तो उसके आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। अब क्योंकि ये जो नोबल गैसेस होती हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं और ये रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी रिएक्शन नहीं करेगा। अब वो रिएक्शन क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि ये आपको बताया गया था जब भी कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन का या शेयर करते हैं जिससे कि वो अपने आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को पूरे कर लें। ये चीज़ आपको जानकारी इसकी दी गई थी, शायद आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता भी होगा। ठीक है, अब क्योंकि जिनको अपने आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं तो क्योंकि सभी एटम ये चाहते हैं कि अपने आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीटली फिल कर दें, और आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल कब मानी जाती है? अगर उनकी फर्स्ट सेल या आउटरमोस्ट सेल है तो उसमें टू इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो उनकी आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट हो जाती है। उनकी सेकंड या उससे ऊपर वाली कोई सेल अगर इनकम्प्लीट होती है तो उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो उनकी आउटरमोस्ट सेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। तो किसी की आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाने को ही उसके इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को स्टेबल होना या आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट होना बोला जाता है, और सभी एटम जो यही कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नोबल गैसेज जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती हैं, उनके आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स पार्ट नहीं लेता, तो इसका मतलब उनके आउटरमोस्ट सेल वहाँ पर जरूर कंप्लीटली फिल्ड होगी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो वी विल नाउ राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेज। तो ऐसा देखने के लिए हम यहाँ पे नोबल गैसेज के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं और चेक करते हैं। तो हीलियम हम देख सकते हैं उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है 2। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 28 होगा। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है 10 आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कॉन्फ़िगरेशन 288 होगा। क्रिप्टॉन का 36 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28188 होगा। इसी तरीके से जीनॉन का भी आप देख सकते हैं 28188 है, और रेडॉन का भी हम देख सकते हैं 28 18 32 18 और 8 है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हीलियम जिसके फर्स्ट सेल आउटरमोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नियॉन या उसके बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के आउटरमोस्ट सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कंप्लीट है। तो इफ वी लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द इनर्ट गैसेस, we find that only one inert gas helium has 2 electrons in the outermost cell. All other inert gases have the 8 electrons in the outermost cell of their atom. तो जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है सिर्फ हीलियम एक ऐसा इनर्ट गैस है जिसका आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बाकी जितने भी इनर्ट गैसेज हैं वहाँ पर सभी का आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि आप देख सकते हैं।
Since the atoms of inert gases are very stable and have 8 electrons in the outermost shell, therefore to have 8 electrons or 2 electrons in the outermost shell of an atom is considered to be the most stable electron of the most stable arrangement of electrons. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्योंकि जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि सभी जितने भी इनर्ट गैसेज हैं सबके आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हीलियम को छोड़कर जिसमें सिर्फ 2 हैं, और लेकिन वे सभी के सभी जो है केमिकली अनरिएक्टिव है, उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट स्टेबल है। तो इससे यहाँ पर ये बात कंक्लूजन इसका ये निकल कर आता है कि आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करने पर ही इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो स्टेबल हो जाता है, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे इस पर डिस्कस किया जा रहा है, उसको देखिएगा। थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते जिससे कि आपको उसको क्लियरली थोड़ा नजर आ जाए। तो दो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द eight electrons in the outermost shell always impart stability to an atom, but 2 electrons in the outermost shell impart stability only when the outermost shell is the first shell and no other cell are present in the atom. So to have 8 electrons in the outermost shell of an atom is known as octet of electrons. So most of the inert gases have the octet of the electrons in their valence shell. तो यहाँ पर ये कुल मिला के डिस्कशन निकल के आता है, अगर किसी भी एटम के आटोमोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, अगर उनकी फर्स्ट सेल आटोमोस्ट सेल नहीं है, सेकंड या उससे ऊपर की सेल अगर आटोमोस्ट सेल है, तो उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो वो जो एटम्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट स्टेबल हो जाएगा और वो केमिकली अनरिएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा डिस्कशन किया जा रहा है ये समझने के लिए किया जा रहा है कि जो नोबल गैसेज होती है वो केमिकली अनरिएक्टिव क्यों होती है, और ये यहाँ पे बात निकल कर आती है कि ये केमिकली अनरिएक्टिव इसलिए होती है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट स्टेबल है। और इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनके आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम को छोड़कर, हीलियम में 2 है, बाकी सबके आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट मींस ये हम कह सकते हैं अगर किसी भी एटम के आटोमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो उसका भी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट स्टेबल हो जाएगा और वो भी वहां पर केमिकली अनरिएक्टिव हो जाएगा और उसका भी जो इलेक्ट्रॉन्स होगा पार्टिसिपेट वहां पर नहीं करेगा। ठीक है, और किसी भी एटम के द्वारा अपने आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने को ऑक्टेट पूरा करने बोला जाता है। अगर उसके फर्स्ट सेल या आटोमोस्ट शेल है तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए डुप्लेट उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नोबल गैसेस की बात हुई कि नोबल गैसेस कौन कौन से एलिमेंट को बोला जाता है, नोबल गैसेस केमिकल अनरिएक्टिव क्यों होते हैं, ठीक है, उन स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन हमने किया। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम अगले टॉपिक को देखते हैं, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कि केमिकल बॉन्डिंग का कॉज क्या है, क्यों केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, क्यों एक एटम दूसरे एटम के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करता है, उसके पीछे क्या रीजन है। आपको बता दें ये सारे टॉपिक हमने क्लास 9 में भी डिस्कस किए थे। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बिकम मोर स्टेबल, तो ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड में हर कोई जो है वो स्टेबल होना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है। और एटम के केस में स्टेबिलिटी का जो मतलब होता है वो इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अचीव होना होता है। अगर कोई भी एटम अगर स्टेबिलिटी चाहता है तो इसका मतलब वो एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इनर्ट गैस के जैसा बनाना चाहता है। दैट मीन्स वो अपने आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहता है अगर उसकी आटोमोस्ट शेल 2 या 2 से ऊपर की है। अगर फर्स्ट सेल या आटोमोस्ट शेल तो उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहेगा। द एटम्स कंबाइन विद वन अनदर टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड बिकम मोर स्टेबल, तो इसलिए एक एटम दूसरे एटम के साथ इसलिए कंबाइन करना चाहता है जिससे कि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को अचीव कर सके और वो स्टेबल हो सके। In other words, atoms form chemical bond to achieve stability by acquiring the inert gas electron configuration. तो इसलिए एटम जो होते हैं एक दूसरे के साथ में इसलिए कंबाइन करते हैं, इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जिससे कि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें और इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर सकें। तो so when atoms combine to form chemical bond, they do in such a way that each atom gets 8 electrons in its outermost shell or 2 electrons in the outermost K shell. तो इसलिए जब भी दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वे अपने आटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बता रहे हैं यहाँ पर एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन द 3 वेज। तो कोई भी एटम अपने आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, इनर्ट गैस के जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए उसके बाद 3 मेथड होते हैं। नंबर 1, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे। नंबर 2, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। और नंबर 3, बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले। तो कोई भी एटम इनर्ट गैस की जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव करना चाहता है तो उसके पास 3 मेथड होंगे, या तो वो वन और वन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे, या वो वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, या वो वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे।
द केमिकल, और ये आपको पता है कि कौन लॉस करेगा, कौन गेन करेगा, कौन शेयर करेगा, उसके बारे में आपको याद होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है तो उसके एनर्जी कंसिडरेशन को वहां पर देखना पड़ता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इज अचीव बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम टेक प्लेस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अचीव करने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन किया जाता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। क्योंकि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वहां पर इनर्ट गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करता है, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इनर्ट गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करते हैं। On the other hand, the chemical reaction in which the inert gas electronic configuration is achieved by the sharing of electron between the atoms take place between the non-metals and non-metals। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव किया जाता है, तो वहां पे जो केमिकल रिएक्शन होती है वो दो नॉन मेटल्स के बीच में होती है, ठीक है। तो इसलिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, इट इज नेसेसरी टू नोट द मीनिंग ऑफ द टर्म आयंस एंड हाउ दे आर फॉर्म। तो इसलिए जब भी हम ये डिस्कस करना चाहें कि वे किस तरीके से मेटल नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे, तो हमें यहाँ पर आयंस के बारे में समझना होगा, उसको सीखना होगा कि आयंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और किस तरीके से आयन की फॉर्मेशन होती है। तो फिलहाल अभी जो मैंने दोनों बातें यहाँ पे डिस्कस की उसको मैं जल्दी से रिपीट कर दूं। हमने अभी तक आपको बताया कि भाई मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होते हैं। दो नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। केमिकल बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल के बीच में वो फोर्स होती है जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है या आयंस को आपस में जोड़े रखती है, ये आपको बताया गया। इसके बाद हमने बात की यहाँ पे नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैसेस के बारे में आपको बताया गया कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो दूसरे एलिमेंटों के साथ में कंबाइन नहीं करते हैं, तो इन एलिमेंट्स को नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोला जाता है। उसके बाद हमने इनके इनर्ट नेचर को, केमिकल अनरिएक्टिव नेचर को डिस्कस किया, वे क्यों होता है। तो हमने देखा कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आटोमोस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना। अगर फर्स्ट सेल या आटोमोस सेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करना है। तो क्योंकि जितनी भी नोबल गैसेज हैं इनके आटोमोस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होता है, तो डेट्स वाई ये केमिकली अनरिएक्टिव होता है, दूसरे के साथ में कोई केमिकल रिएक्शन वो नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे हमने बात की कि भाई क्यों दूसरे जो एटम्स होते हैं वो आपस में क्यों केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये दिया गया क्योंकि एटम्स भी स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है इनर्ट गैस के जैसा, नोबल गैसेस के जैसा बनाना चाहते हैं, वो भी अपने आटोमोस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहते हैं। तो अपने आटोमोस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो लॉस करते हैं या गेन करते हैं या शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस की हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आयंस के बारे में। तो सुन लीजिएगा, आयंस भी, ये भी आपके लिए टॉपिक कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि आयंस क्या होते हैं। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। तो एक आयन जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द आयंस आर, अगर हम आयन के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें किसी भी इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम को आयन बोला जाता है। और कोई भी एटम जो इलेक्ट्रिकली चार्ज दो तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम इज नोन एज आयन। आयन के एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम आयन, Na+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, क्लोराइड आयन Cl-, ऑक्साइड आयन O2-, ये सभी आयंस के एग्जाम्पल है, और भी हो सकते हैं। Na+ क्यों बोला जा रहा है, Mg2+ क्यों बोला जा रहा है, Cl- क्यों बोला जा रहा है, O2- क्यों बोला जा रहा है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को शायद इसके बारे में पता होगा कि इनके ऊपर ये +1, +2, -1, -2 क्यों मेंशन कर रहे हैं। An ion is formed by the loss or gain of electrons by an atom, so it contains an unequal number of electrons and protons। ये बता रहे कि आयन तब बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस और गेन कर लेता है, या किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो अनइक्वल नंबर्स में हो जाते हैं। एक न्यूट्रल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा इक्वल नंबर्स में होते हैं, उसमें वो बराबर रहते हैं, जिसकी वजह से एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा या वो गेन कर लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो एटम होता है वो आपका पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आयन बन जाता है। दो टाइप के आयन होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। तो कैटायन क्या है, एनायन क्या है, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको कैटायन बोला जाता है। जैसे कि सोडियम आयन Na+, वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैटायन है।
मैग्नीशियम आयन Mg2 प्लस वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऊपर प्लस का साइन है। तो मैग्नीशियम आयन Mg2 प्लस ये भी आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो वो भी आपका कैटायन है। ठीक है, ये आपके कैटायन है क्योंकि ये सभी के सभी जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन है। एक कैटायन इज फॉर्म बाय द लॉस और ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, और कैटायन तब बनता है जब कोई एटम एक एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है। जैसे सोडियम ही है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो बन जाता है Na प्लस, मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है तो बन जाता है Mg2 प्लस। तो इस तरीके से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनकर आते हैं। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है, मैग्नीशियम 2 लॉस क्यों करता है, उसके पीछे रीजन ये है। चलिए वैसे तो हम इसको आगे डिस्कस करने वाले थे, लेकिन चलिए आपको बताएं फिर भी कि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 11 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 281 होगा। और जैसे आपको बताया जा रहा है कि कोई भी एटम जब केमिकल रिएक्शन करता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो भी अपना इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इनर्ट गैस के जैसा, नोबल गैसेस के जैसा बना ले। दैट मीन्स वो भी अपने आटोमो सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर ले। अब सोडियम को अगर अपने आटोमो सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे करने हैं तो क्या करना होगा, तो उसको अपने आटोमो सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है उसको वहां पे रिमूव करना होगा, इसको यहाँ पे रिमूव करना होगा, लॉस करना होगा। तो इसलिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो जब भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसके ऊपर बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाता है, पॉजिटिव ही क्यों होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो प्रोटॉन वहां पे ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन वहां पे कम हो गए। दैट मीन पॉजिटिव चार्ज वहां पे ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज वहां पे कम हो गया, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये कहा जाता है जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करता है उतने पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जाता है, तो इसलिए आएगा Na प्लस क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन वहां पे लॉस किया था। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 2a। तो इस तरीके से वहां पर पॉजिटिव आयन कैटायन बनता है, और वही सेम केस आपका मैग्नीशियम के केस में देखा जाएगा। बात करें हम नेगेटिवली चार्ज आयन की, तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उनको एनायन बोला जाता है। जैसे कि क्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन, ये आपके एनायंस हैं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आयन है। और कोई भी एटम एनायन तब बनाता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जैसे ऑक्सीजन का केस देखें, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 6 होगा। अब ऑक्सीजन को अगर अपना आटोमो सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हो 8 तो क्या करना होगा, तो इसको वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ये कहा जाता है जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज, जितने गेन करते हैं उतना नेगेटिव चार्ज। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा -K2, और ये बन जाएगा ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन, दैट मीन्स ऑक्साइड आयन, और उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2a। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव आयन एनायन वहां पर फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे तो बनाएगा कैटायन, जितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जाता है। और ऐसे ही जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तो वो बनाता है एनायन, और जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये आयन क्या होते हैं, कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, आपको आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। इसके लिए थोड़ा सा मैं अगला डॉक्यूमेंट शेयर करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा उसको